चलिए हम देखते हैं सभी क्वेश्चनों के करेक्ट आंसर क्या होंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, सोरठा छंद की पद संरचना एवं मात्राओं के गणना क्रम को उल्टा कर दें या मात्रा के गणना नियम को आपस में बदल दें तो निम्न में से किस छंद रचना के प्रकार की परिभाषा स्पष्ट होगी। मैं आपको जो भी लेक्चर पढ़ा रहा था उसमें बोल रहा था दोहा, सवैया, रोला, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो दोहा होगा। ठीक है। अगला, चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1888। जिस प्रकार कबीर दास जी का संबंध दोहा से है उसी प्रकार शिवानी पंथ, गौरा पंथ शिवानी का संबंध किससे? तो ये कथावाचक है। ठीक है। अगला राजमहल शब्द में समास है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। समास में बोला था कि आएगा, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आया है जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा था आपको। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा अपने उद्गम स्थल से 154 मील तक प्रवाहित होने पर दर्शनीय स्थल पर पहुंच जाती है। तो कहाँ पहुंचती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भेड़ाघाट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है, इसका करेक्ट आंसर होगा सत्यधन आग्रह। निम्न शब्द समुच्चय में कौन सा समुच्चय सही है? तो इसका भट्ट, भट्ट का मतलब होता है योद्धा, ये बिल्कुल सही है। बाकी सब के सब रॉन्ग ऑप्शन है। सही बच्चे, ये जो भी मैं आंसर बता रहा हूं आप अपने जो भी पेपर मिला उसमें टिक करें और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट्स करें किसके कितने आंसर सही हुए हैं। उसके बाद मैं आपको कंफर्म बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। ठीक है। नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार होगा। मैं पहले ही बोला था लेक्चर में कि उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, इन अलंकारों को ज्यादा पढ़ के जाएं आप। निम्न भक्तिकालीन कवियों के जीवन विचार करते हुए तुलनात्मक रूप से किस कवि की आयु दीर्घायु मानी जाती है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे इनके तुलसीदास जी के। ठीक है। अगला, रात्रि का तद्भव क्या होता है? तो रात होता है। बाकी सब रॉन्ग होंगे। वैदिक युग में रुपए का नाम था, तो ये रुपक्रम होना चाहिए था। अब मे भी आंसर सीट आ जाए तो क्लियर होगा। मेरे अनुमान से तो रुपक्रम होना चाहिए। अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, अपराजिता शब्द में उपसर्ग है, तो ये अप हो जाएगा। पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था और एक करेक्ट है। पिछले साल के जो पेपर थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आए हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16। अब आते हैं इंग्लिश के। करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ यूज करना था, तो जब बस या यातायात के साधन में यूज करते हैं प्रीपोजिशन की, तो यहाँ बाय आता है। इसमें देखिए एक पैसिव वॉइस हमेशा पूछा जाता है, तो मैंने बताया था मॉडल वर्ब के साथ हमेशा अगर मॉडल वर्ब है, यहाँ बिल जो है मॉडल वर्ब है, इसके साथ जब भी पैसिव वॉइस बनता है तो बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। साथ ही साथ जो भी सब्जेक्ट में होगा वो ऑब्जेक्ट में जाएगा। ये सब्जेक्टिव केस है तो ये ऑब्जेक्ट में जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो सब्जेक्ट में आएगा। ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है हर लेटर। ठीक ना। तो हर का हमेशा बनता है शी, प्रोनाउन चेंज हो जाता है तो शी लेटर, शी बन जाएगा। ठीक ना। अब इसके बाद इसको बनाते हैं तो बी प्लस V3 लगना चाहिए। ठीक है। तो अब देख लेते हैं वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रॉन्ग, यहाँ बी लगा नहीं, यहाँ बी लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी रॉन्ग। तो यहाँ देखिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड लगा, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। अगला, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ लाफ। तो लाफ का नाउन फॉर्म जो होता है लाफ्टर होता है। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, जीरन वर्ब भी कहलाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है। करेक्ट आंसर लाफ्टर हो जाएगा। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, तो ये हो गया विटल, यहाँ BEETEL होना चाहिए था। ठीक है। ये रॉन्ग होगा। अगला, नीदर सी नॉर आई एम इनवाइटेड, या कि एम होना चाहिए यहाँ, या कि वॉज, तो वॉज आया नहीं इसलिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्रीफ, जिसका शॉर्ट होगा। ब्रीफ का मतलब भी छोटा होता है इसलिए इसका करेक्ट आंसर शॉर्ट होगा। यक्ष वाज हाईली प्लीज्ड विथ, जो एमपी बोर्ड की क्लास 8th की इंग्लिश की बुक है उससे आया है A to Z, वही क्वेश्चन पूछ लिया है उसी चैप्टर से युधिष्ठिर। सेलेक्टेड
select the appropriate conjunction, he works very hard, he gets a low salary। वह बहुत कठिन परिश्रम करता है, लेकिन यहाँ आया रीजन बता रहा है लेकिन, इसलिए बट, लेकिन उसको सैलरी जो है कम मिलती है। ठीक है। वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न, ये करनाल होगा। फाइंड द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन, वेरी का अपोजिट बताना है क्या होगा, जिसका आंसर करेक्ट होगा फ्रेश। ठीक ना। अगला, अ फेमस रूल ऑफ द गोंड डायनेस्टी, तो इसका हो जाएगा रानी दुर्गावती। अ फ्लीट ऑफ शिप होता है, जहाजों के जो झुंड, जो ग्रुप होते हैं उसको फ्लीट बोलते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट में मैंने कराया था, जो लेक्चर अपलोड किए थे। अगर जिस बच्चे ने कंटिन्यू मेरे लेक्चर लिए होंगे तो उनको ये सब क्वेश्चनों के आंसर पता रहे होंगे। चूज द करेक्ट बायनोमियल्स। ठीक ना। सिंस देन इट हैज बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स, आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा जो इस मीन्स को कनेक्टेड का है। प्रोटेक्टेड फॉर इट्स यानी सुरक्षा करना, तो ये फ्लोरा एंड फोना, ये क्या है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए अपनाया गया, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। हाउ देयर टास्क लॉन्ग बीन डूइंग हैव दे, इसमें पैरा जम्बल दिया है, इस जम्बल को करेक्ट करना है। तो इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन WH वर्ड आता है अगर हो तो जैसे हाउ है तो WH वर्ड सबसे पहले आया, सब में है। और हाउ के साथ फिर जो भी ऑब्जेक्टिव केस होगा वो आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। ठीक ना। तो हाउ के साथ लॉन्ग, यहाँ हाउ के बाद एडवर्ब आया है, एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव, हाउ लॉन्ग सब में लगा है ना, इसमें हाउ दे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि लॉन्ग यहाँ है। तो हाउ के साथ लॉन्ग, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी है, तो हैव इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये बाहर हो गया। ठीक ना। ये हैव है दोनों में। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट भी है। ठीक है। फिर इसके बाद देख लेना है, इसमें ये देखिए बीन लगा है और डूइंग लगा है, तो हैव बीन होता है, तो क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन का यूज होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। अगला, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट होमोफोन्स, यानी ऐसे वर्ड जिनके प्रोनाउंसिएशन तो सेम है लेकिन अर्थ अलग अलग। साइट साइट साइट, तो इसका करेक्ट आंसर साइट होगा। द साइट ऑफ स्नो कॉल्ड माउंटेन इज एक्साइटिंग, साइट मतलब होता है दृश्य। ठीक ना। अगला, विच आर द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज द पार्ट ऑफ सनराइज इंडस्ट्री, तो इसका करेक्ट आंसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा। ठीक ना। सनराइज उद्योग में कौन सा उद्योग। अगला, मॉस एंड लेचेस आर फाउंड इन, काई और लाइकेन पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टंड्रा वेजिटेशन। अगला, थ्रू बीच कंटेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पास, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ग्लोबल 500 अवार्ड इज गिवन फॉर कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया था, तो पर्यावरण बचाव के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीच इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, आधुनिक उद्योग में मेरुदंड किसे कहा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर स्टील होगा। ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड, मैंने प्रीवियस ईयर सेट जो कराए थे, लेक्चर कराए थे, उसमें ये क्वेश्चन आया था, बोला था इनको रट ले यहाँ, 16 सितंबर। ठीक ना, 16। अगला, ट्रेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड बाय सिटीज, CITEC द्वारा उसके व्यापार में प्रतिबंध लगाया गया, तो किसमें व्यापार में प्रतिबंध लगाया गया, तो याद रखें डॉल्फिन के। अगला, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश नोन एज अ कॉर्नर सिटी, तो ये छिंदवाड़ा होता है। ठीक ना, कॉर्नर सिटी। अगला क्वेश्चन, सही बच्चे मिलाते जाएं, लास्ट में जरूर मैं चाहूंगा कि आप अपने आंसर कमेंट्स करें, पता चलेगा कि किसके कितने आंसर आए, प्लस ये भी बताएं आप कि जितना मैंने पढ़ाया था तो कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको सेम टू सेम मिले। कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फॉर कमर्शियल यूज इज नोन एज, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों और फलों और फूलों पे उगाना क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं पीसी कल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, पीसी नहीं।
हॉर्टिकल्चर। स्टेप्स ग्रास लैंड आर फाउंड इन, स्टेपी घास स्थान कहाँ है, स्टेपी या स्टेपी घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में। स्टेट बर्ड ऑफ मैप एमपी इन, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो ये करेक्ट है पैराडाइज फ्लाई कैचिया, दूरराज इसी को बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल ऑफिस इज सिचुएटेड, ये भी आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, शायद 2014 के पेपर मैंने पढ़ाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम। अगला 43 ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड, चाप झील पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है, रिवर्स वैली में, नदी घाटी में। ऑन बिच ऑटमनल इक्विनॉक्स ऑक्योर्स, यानी शरद विषुव किस दिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 सितंबर। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आर, तो ये जंगल कहलाते हैं, ये भी पाया गया था सन 2014 के ही पेपर में था ये क्वेश्चन। भगोरिया इज द डांस ऑफ विच ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही उठा के दिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भील। अगला इन द वेदर मैप द एयर प्रेशर इज शोन, इसको बोलते हैं मिली बार, ठीक है। अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था, तो ये 22 जनवरी को हुआ था। अगला क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू गेट प्राण परमवीर चक्र, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमनाथ शर्मा जी। अगला विच कंट्री हैज द मोस्ट अर्थक्वेक, कहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक पाया जाता है, तो ये जापान में है, भूकंप। अगला ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठा के दिया है, ये कहा जाए कि वही मोस्ट क्वेश्चन है जो पहले आ चुके हैं। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है, तो ये डिस्टेंस है। अगला आनंद मठ किसके द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा। और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से कृष्ण नृत्य को फसल नृत्य के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका जवारा होगा, ठीक है। किसे टाइगर ऑफ रिवर भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाशिरे फिश है, मछली है, जिसे टाइगर ऑफ रिवर कहते हैं। अगला किस साम्राज्य ने भारत में प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था, तो ये हो जाएगा चंदेल। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं बहती है, तो ये सीधी से नहीं बहती, बाकी 3 जगह से बहती है, ठीक है। बैतूल जिले से कौन सी नदी निकलती है, तो बेतवा न करिएगा, ताप्ती निकलती है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी सीट है, तो 230, ये भी मैं बता चुका था पुराने लेक्चरों में। विच इज द स्टेट ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो यह है बरगद। अहिल्याबाई निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट, अहिल्याबाई निम्न में से किस राजवंश से, ये होलकर हो जाएंगे, ठीक है, होलकर राजवंश। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हरे रंग का कारण क्या है, तो इसका कारण है ऑक्सीकृत तांबा, ऑक्सीडाइड कॉपर। निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक है, तो इसको करेक्ट आप करेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा ये होती 50 हर्ट्ज, ठीक ना। और इनमें से कौन सी धातु चमकीली है, चमकीली है, तो इसको आयोडीन करें। आयोडीन का जो रंग होता है चमकदार रहता है। पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है, पैरामीशियम का, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीलिया। वही मानव की दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये साइंस क्वेश्चन सभी चल रहे हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो आर्गन है। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्षेपण, रिस्पिरेशन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो हमेशा याद रखना ये सदैव है, ये परावर्तन का नियम है। और निम्न से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये कैथोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती हैं। अगला स्ट्रेटोस्फेयर का या समताप मंडल की लगभग ऊंचाई कितनी है, तो ये 10 से 50 किलोमीटर। किस ग्रह को सुबह का तारा, तो ये होता है शुक्र। सांझ का तारा, सुबह का तारा भी, और सबसे चमकदार भी ग्रह होता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो ये हो जाएगा आपका मीथेन, ठीक है। और पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता था,
किताबों का जो कागज था उसके भूरे होने का कारण क्या था, तो ये है सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से ये भूरे दिखते थे। इनमें से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सिल्वर होगा। एक मनुष्य दर्पण के सामने खड़ा होता है, उसका प्रतिबिंब उसे बड़ा दिखाई देता है। ये तब होता है जब वो दर्पण कैसा हो, कॉनकेव यानी अवतल दर्पण हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो इसका ये सभी अयस्क खनिज होते हैं। हैली धूमकेतु कितने वर्षों में, तो ये होता है 76 वर्ष, बट ऑप्शन में 75 76 दिया तो ये करेक्ट माना जाएगा। कौन से गुण धातु में नहीं पाया जाता, तो ये भंगुरता या धातुओं का गुण है, बाकी सब ये धातुएं गुण होते हैं, ठीक ना, भंगुरता नहीं पाया जाता। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब आते हैं मैथ पे, क्वेश्चन नंबर 81। चलिए देखते हैं मैथ में जो भी हमने पढ़ाया था वो कितने क्वेश्चन आए। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान दिया, जो ही बच्चे लेक्चर को कंटिन्यू देखेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग उनको आता है, तो ये क्वेश्चन बन गया होगा। पहले ब्रैकेट को इसमें सॉल्व करना था, तो 3 2 5 हुआ, ये 2 - 3 और ब्रैकेट 5 की पावर -1 ऐसे हो गया था, तो फिर -1, 2 - 3 करना था, ये माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए इसको रेसिप्रोकल करना है, तो 1/5 हो जाएगा, तो पावर प्लस में हो गई ऐसे। फिर -1 लगाना था, फिर 2 माइनस इस 3 का इंटू अंदर करना था, तो 3/5 हो जाता, ब्रैकेट क्लोज, फिर -1, 5 2 10 करना और फिर 5, इस प्रकार करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो 7/5 हो जाता। फिर से -1 पावर में है, माइनस को प्लस में करने के लिए क्या चेंज करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा, यानी 5/7 इसका करेक्ट आंसर आएगा। है क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर ये, ठीक है। अगर किसी से बना हो तो ठीक है, ना बना हो तो अगली बार के लिए आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर सॉल्व कर लें। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जो ही बच्चे देख रहे हैं प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके इसका आंसर कमेंट करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 1। बहुत बच्चों ने इसमें गलती किया होगा, इसमें लिखा है कि 1 के बराबर नहीं है, बट मुझे पता है 1 देख करके तुरंत इसमें चूज किया होगा कि ये सही होगा, बट यही गलत है। इसमें बोला है कि ऐसे ऑप्शन चूज करने जो 1 नहीं आए, जिसका आंसर इसका आंसर 1 आएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि पावर 0 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3 है तो इसको 2 को 3 बार लिख लेना था और 3 को 2 बार ऐसे। इसके बाद जितना डेनोमिनेटर में रख के इनको डिवाइड करना था, 3 6 जा 3 2 जा कट गया, 2 से 2 कट गया और 2 2 जा 4 कट गया, तो 1 आया, तो इसका आंसर 1 है। इसमें ये बताना है जिसमें 1 ना है इसको बताना है कौन सा है। दूसरा इसकी पावर कितनी हुई, 0 है, तो 0 पावर अगर है तो 1 आंसर। 5 को 3 टाइम लिखना है ऐसे ऐसे, ठीक है। 5 × 5 और अपॉन में 5 × 25, तो देखो 5 5 जो 25, ये 25 कट गया, क्योंकि दोनों को इंटू करो 25 कट गया, अब 5 से 5 कट गया तो 1 आया। 3 ऑप्शन में 1 आ चुका है। अब इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की पावर 4 है, ठीक है, 2 की पावर 4, तो आप लिखोगे 2 को 4 टाइम ऐसे, और यहाँ 7 की पावर 0 तो 1 हुआ, 3 की पावर 0 तो 1 हुआ, तो 1 1 2 हुआ, तो 2 की पावर 3 हुई। अब 2 को 3 टाइम रखना है, 2 की पावर 3 समझ में आया, क्योंकि पावर 3 लगी। अब यहाँ से जो भी डिवाइड हो उसको डिवाइड करना था, 222 कट गया, तो आंसर क्या 2, इसका आंसर 2, तो इसका करेक्ट आंसर यही होना चाहिए था, ठीक है ये। बट मुझे कंफर्म पता है काफी बच्चों ने इसमें गलती कर दिया होगा जल्दी के कारण। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन ऐसा महारथी है जो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा नहीं और इसमें टिक किया। चलिए देखते हैं कौन वफादार बच्चा है जो कमेंट्स करेगा कि सर मेरा ये गलत हुआ है, ठीक है, और मेरी मिस्टेक से, ठीक है। चलिए आप कमेंट्स करें। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसका आंसर आप सॉल्व करें अगर आपको समझ में आ गया हो। 4 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 2 और अपॉन लिखा है 3 इंटू 3 की पावर 0, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है। काफी लेक्चरों में मैंने एक्सप्लेन किया कि क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। देखते हैं कितने बच्चों ने पढ़ा है। आप कमेंट्स करें कि मेरा सही हुआ है, ठीक है। नहीं है बोला है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा। ये नहीं होता, ये 24 का स्क्वायर होता है, ये 26 का स्क्वायर और ये 27 का, ठीक है। ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो बाकी स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा घुमा दिया था बस।
एक व्यक्ति 12 रुपए में 8 संतरे खरीद कर, ठीक ना, 8 संतरे, तो एक संतरे का हम मूल्य निकालेंगे, एक संतरे का, तो हम 12 में 8 का भाग कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 8 वन जा 8, फिर 4 बचेगा 40, तो 8 पंचे 40 यानी 1.5 आएगा। उसके बाद हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, और सेलिंग प्राइस मतलब 15 में आप 6 का डिवाइड करेंगे, 15/6 कितना आ जाएगा, 6 कम 6, 3, 6 पंचे, 6 कम 6, और 6 ही दिया है ना, हाँ 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है, क्योंकि 15 में 6 का भाग करोगे दो बार जाएगा, बचेगा 3, 6 पंचे 30, ठीक ना, 1.5 रुपए में खरीदा और 2.5 रुपए में बेच दिया। अब बोल रहा कि 8 रुपए में अगर 8 संतरे मुझे बेचना हो तो लाभ या हानि बताना है, तो पहले आप 8 का इंटू करिए दोनों में, 15 अट्ठे 120 ये हुआ, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे एक अंक बाद, ऐसे 25 अट्ठे 200, पॉइंट एक अंक बाद। तो देखो कॉस्ट प्राइस जो है मतलब खरीदा 12 रुपए में 8 संतरों को, अब बेचा 20 रुपए में, तो लाभ हुआ कि हानि, बिल्कुल लाभ होगा। तो कितने रुपए का होगा, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो 8 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, अगली बार के लिए, क्योंकि अभी इसके बाद तुरंत मॉडल स्कूल का पेपर है जो रीवा में है, तो उसका पेपर है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, छोड़िएगा नहीं। तो यहाँ 12 था तो मैंने इसको 24 कर दिया, 8 था तो 16 कर दिया, 15 था तो 30 कर दिया, और 6 था तो 12 कर दिया, और 8 था तो 16, समझ गए, मैंने नंबर चेंज कर दिए। तो 16 संतरे बेचने में लाभ होगा कि हानि, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 85, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 10,000। अगर वर्तमान जनसंख्या जो 10,000 है, 2% की दर से प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ रही है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी, अमाउंट निकालना है टोटल। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या था, इस फार्मूले को आप लगा लेते, करेक्ट आंसर तक पहुंच जाते, 1+r/100 की पावर n। और ये मैं काफी बार लेक्चर में पढ़ाया हूँ। पॉपुलेशन थी 10,000 की, ठीक है, 1+r की वैल्यू 2/100 की पावर n कितना है, 2 ईयर का था। इसके बाद इसका इंटू करना था मन में, और जितने इंटू करने के बाद आते थे इसे ऐड करते, इसको एज इट इज ऐसे लिखे रहते हैं, तो कितना हो जाता है, 102/100 की पावर 2। अब इतना करने के बाद आपको इनको लिख करके इसको 2 बार इंटू करना था पावर 2 होने के कारण, ऐसे ऐसे। अब देखो 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 2 3 4, ये 4 जीरो कट गए तो बचा कितना, 102, और इंटू 102, इनका दोनों का इंटू 104/04 आएगा, ठीक है, ठीक करेक्ट आंसर था। अब आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह एक मिलता जुलता क्वेश्चन मैं देता हूँ, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए नहीं, 20,000 जनसंख्या थी, और 2 वर्ष 2% की जगह 2% ही रखते हैं, ठीक है, और 2 वर्ष के लिए, अगर 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी यदि प्रतिवर्ष 2% इंक्रीजिंग हो तो, ठीक है, बट इसका करेक्ट आंसर 10404 होगा। 86, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन, ये 3 चैप्टर से आया, एनसीईआरटी के चैप्टर क्लास 8th से, और इस क्वेश्चन को मैं पढ़ाया था अपने लेक्चर में, शुरू के लेक्चर में बताया था कि इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या करना था, 316 24 का डिवाइड कर देते तो साइड पता चलती, तो इसका करेक्ट आंसर 15 होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 24 की जगह मैं 50 डिग्री दे दूं तब क्या करेक्ट आंसर होगा, मैं देखता हूँ कौन सा पहले करेक्ट करेगा इसको। 87, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आया था, ये भी आपके एनसीईआरटी से A to Z क्वेश्चन उठा के दिया। इसका मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखना था, जितना नंबर है देखो 0.000, कितने जीरो, 4 जीरो है, 35। इसमें एक काम करना था आपको, पॉइंट हमेशा, ये जैसे 35 है ना, पॉइंट हमेशा शुरू से एक अंक बाद लगना है, ये 35 नंबर लिखना है, इसके तुरंत बाद यहाँ पे लगना है पॉइंट, ठीक है। तो काउंट कर लो भाई, यहाँ तो लगना ही पॉइंट है, कितने नंबर, 1 2 3 4 5, तो 10 × 5 करना था, इनको काउंट किया तो 5 आया ना, इसलिए 10 की पावर 5 है। अब एक बात इसमें नोट करने लायक है, अगर क्वेश्चन पॉइंट में हो तो पावर माइनस आएगी, अगर क्वेश्चन प्लस में होता तो फिर वो पॉइंट हटा होता, मतलब पॉइंट ना लगा होता तो फिर पावर माइनस में ना आके बस सिंपली आंसर आ जाता, माइनस लगता ही नहीं, आंसर आ जाता, उसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आप बच्चों को दे रहा हूँ, चलिए कमेंट्स करिए किसका किसका ये आंसर सही हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अब ये
पहली दूसरी तीसरी के बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया, भाजक भाज्य भजनफल शेष, भाजक भाज्य भजनफल शेष। अब क्या, तो यहाँ भागफल है, यही वस्तु बचा है, ये करेक्ट आंसर आना था, खत्म। अगला, ये स्टेटमेंट दिया पैरेललोग्राम, 4 चैप्टर में भी, 3 या 4 चैप्टर, 3, हाँ 3 चैप्टर से ही दे दिया, ठीक ना। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो इसका ये वाला, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, ये नहीं होता, इक्वल नहीं होता है, पैरेललोग्राम है ये 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 पैरेलल होते हैं, इनको बोलते हैं पैरेलल साइड बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना अपोजिट, ये अपोजिट साइड आर पैरेलल, ये कहलाई। पैरेलल तो हो गई भाई, ठीक है, एक रूल काम कर गया, ठीक है ना। अगला, अगला लिखा सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर है, ठीक है। अब एक रूल बोला सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, ये भी सही है, अपोजिट एंगल, ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। बट दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 एट द रेट ऑफ 10% 3 ईयर। इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना था, इसको भी मैं आपको पढ़ाया था लेक्चर में, सी आई इज इक्वल ए माइनस पी होता है, बट ए निकालने का फार्मूला पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करना था, पी की वैल्यू 1000 थी, 1 प्लस रेट आपको दिया था 10% का, और अपॉन में 100 की पावर 3 थी, ठीक है। अब यहाँ पे 1000 लिख करके इसको उसी प्रकार ऐड करना है, 1 से ऐड करके इसमें 1 से मल्टीप्लीकेशन, फिर इसमें ऐड, तो कितना हो जाएगा 110 बटे 100 की पावर 3। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे 1000 लिख करके इसको 3 टाइम लिखना था, 110, इस प्रकार 110। थोड़ा बेसिक बता दिया, बहुत बहुत बेसिक ऐसे। अब यहाँ से जो भी डिजिट कटे तो काट डालें, 1 0 2 0 3 0 1 2 3, फिर 1 0 से 1 0, फिर इस 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0, ठीक है। इसके बाद 2 2 4 और 2 6, 6 0 कटना है, ठीक ना। तो 3 2 5 1 6, एक ये बच गया, ठीक ना। जितना बचा है ना उसका आपको मल्टीप्लाई करना था, तो ये 11 का क्यूब हो गया इंटू ये, तो इतना है 1331, ये अमाउंट निकला। और सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना है, अमाउंट जितना आएगा ना उसमें आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना था, तो आप जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 331, तो करेक्ट आंसर ये होना था। किसका किसका सही आया है और किसने तुक्का मारा है, अब आप ही जाने, कमेंट्स करें, जानना चाहते हैं किसने हकीकत में फार्मूले को याद किया था, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे, 1000 की जगह 2000 दे दिया हूँ, ठीक है। और ये जैसा है वैसे ही रहने देता हूँ, देखता हूँ करेक्ट आंसर किसका आएगा, और टाइम भी वही है। अगला क्वेश्चन पूछा था, दर्शाई की आकृति के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। ये देखो, ये सर्कल होता है, ये सर्कल कंप्लीट, जब सर्कल कंप्लीट रहता है ना तब यहाँ पे देखो फार्मूला लिखा है पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पे क्षेत्रफल बोला है, एरिया, तो जब ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट होता है तो इसका एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। और जैसे ही हम हाफ करते हैं, जैसे ये हाफ है, हाफ का मतलब 1/2 होता है, इसलिए पाई आर स्क्वायर, इसका इंटू कर देना, और पाई आर स्क्वायर में जैसे 2 का डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता, तो फार्मूला ये बनता, ठीक ना। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होगा। ऑप्शन में है, देखना चाहता हूँ किससे बनेगा, इन्हीं ऑप्शन में वृत्त की परिधि का फार्मूला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि -1 को 16 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। तो एक चीज बताता हूँ, देखो -1 -2 -1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हुआ और एक एक एक, यानी मैंने इसको 2 बार इंटू किया, कितने बार ध्यान रखना, 2 बार, और 2 क्या है इवन नंबर, इसी को बोलते हैं सम संख्या। मतलब अगर -1 का सम टाइम इवन टाइम अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो प्लस आता है, ठीक है। यानी 2 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस, तो 4 बार में भी प्लस, तो 8 में भी प्लस, 10 में भी प्लस, 12 में प्लस, 16 में भी प्लस। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इवन नंबर है।
-1 का इवन टाइम मल्टीप्लिकेशन हमेशा ही प्लस आता है, तो ये श्योर हुआ कि ये सब आने नहीं है क्योंकि माइनस लगा है, और 16 आना नहीं क्योंकि 1 1 जा 1 ही होता है, 16 तो आएगा नहीं। करेक्ट आंसर 1 होगा। ठीक है, अगला इसी में एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो बताइएगा। -1 इंटू -1 इंटू डैट डैट डैश -9 टाइम, माइनस नहीं 9 टाइम करना है, यानी 9 बार। अगर -1 का 1 का मल्टीप्लीकेशन करें तो कितना आएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला था 14xyz का मान फाइंड करना था डिवाइड करके, ऐसे x² y² z² में 14xyz डिवाइड करना था। तो देखो ये भी मैं पढ़ाया था, 17 2 जा, इस x² में एक x कट गया, ठीक ना, तो यहाँ x बचेगा, फिर y² में एक y, तो y बच गया, और z² में एक z, तो z, तो x y z अपॉन 2 आना चाहिए। है क्या ऑप्शन में? नहीं है, ऐसा आप ना कहें, है, ये है 1/2, इसको अलग कर दिया और x y z रखा बस, तो करेक्ट आंसर यही होगा। तो चलिए इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन में देता हूँ, 14x² y² z³ और डिवाइड करना है आपको, डिवाइड करना है 28x y z²। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए जो भी इंटेलिजेंट है वो आंसर को कमेंट करे। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। a की पावर अगर b हो इज इक्वल 1 to 5, तब बोला a और b अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो बताइए a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस b -4 का मान क्या होगा। सिंपल सा है, देखिए a की पावर b है, मतलब ये भी किसी न किसी नंबर का पावर होगा। 5 की पावर 3 यानी 5 को क्यूब में बोला था ना, याद कर लेना, 5 इंटू 5 इंटू 5 अगर याद किए होते तो आपको पता चल जाता कि 5 का क्यूब है 1 to 5 होता। अब देखो लॉजिक, ये नीचे a है, मतलब a का मान क्या हुआ 5, समझना, और ये ऊपर b है तो b का मान क्या हुआ 3। इतना समझ में आया। अब यहाँ बोला इसको सॉल्व कर दो, a माइनस बी मतलब 5 माइनस 3, फिर पावर लगाओ, फिर बोला a प्लस बी कर दो यानी 5 + 3 कर दो। अब फिर बोला -4 करना है, ये लिखा ना -4 कर दो, तो 5 में 3 गया तो 2 की पावर 5 3 8 हुआ, -4 तो 2 की पावर कितना हुआ 4, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना था बस, और आंसर आ जाता। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ये। मुझे पता है कि इसमें कम से कम 90% स्टूडेंट ने तुक्का मारा होगा, ठीक है। अब तुक्का तो गलत ही होता है मैथ में। चलिए तो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन में देता हूँ कि a की पावर अगर b हो, ठीक है, और 3 4 3 हो, ध्यान रखना 3 3 4 3 हो, तो आप बताइए यही क्वेश्चन a माइनस बी पावर a प्लस बी -4 का मान क्या होगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर आप करेक्ट कर लेंगे। 95, कोई वस्तु 18% जीएसटी से सम्मिलित करने पर 1239 खरीदी गई, ठीक है। तो जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो इसके लिए क्या करना है, टोटल परसेंटेज हमेशा कितना होता है 100, याद रखना, और दोनों को ऐड करते हो, जब दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगी 118, ठीक है। अब जितना आया है ना 1239 बोला है, इतना जीएसटी ऐड करने पे वस्तु को खरीदा है, तो इसमें परसेंटेज दिया, ध्यान रखना परसेंटेज है तो इंटू 100 कर देना बस, इसको इसमें डिवाइड करना है आपको, ठीक ना। तो उससे पहले इसको डिवाइड करते हैं, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 नाम 18, ठीक है, इतना हो गया डिवाइड। इसके बाद क्या करना, आप 59 से 1239 को डिवाइड कर देना और आपका आंसर हो जाएगा 1239 को 59 से डिवाइड कर देना, ठीक है। इसको तो 21 आ जाएगा, और जितना बचे इंटू कर देना, 0 5 एकम 5 5 दूनी 10, इसका करेक्ट आंसर 10 50 हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन में देता हूँ, यहाँ मैं दे दिया 1500 और जीएसटी परसेंट 20% का है, तो आप बताइए कि जो जीएसटी की पहले कॉस्ट था वो कितना होगा। 96, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डबल देन सर्कमफ्रेंस विल बी, यदि वृत्त की त्रिज्या दोगुनी हो जाए, ठीक ना, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई याद रखना, 2 पाई और रेडियस को डबल बोला है यानी 2r हो जाएगा,
तो बस आर की जगह आप रख लो 2r। ठीक है, जब 2r रखोगे तो 2 बाहर आ गया, बचा कितना 2πr। ध्यान रखना ये फार्मूला है, ठीक है। 2πr बना और ये बाहर आ गया, मतलब कितने टाइम, 2 टाइम। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि यदि वृत्त के त्रिज्या को 2 गुने की जगह 4 गुना कर दिया जाए तो करेक्ट आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखते हैं। ध्यान रखना इस फार्मूले को जब सॉल्व करें ना, फार्मूले में चेंजेस नहीं आना चाहिए। मुझे 2πr चाहिए तो 2πr ही होना चाहिए, बाकी जो एक्स्ट्रा बचेगा वो इसका आंसर होगा। अगला, अब ये देखो, मैं एक लेक्चर में बोला था 8th आइडेंटिटी होती हैं, 8 सरसंहिकाएं। वही 8 सरसंहिकाओं में से क्वेश्चन पूछता है, तो ये चौथी सरसंहिका पूछ लिया, और जिसने पढ़ के गया होगा लेक्चर या कि फार्मूले याद किया होगा अपनी एनसीईआरटी का, उसको बन गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा x+a ब्रैकेट x+b। और ये जो फार्मूले हैं ना 9th क्लास में आपको मिलेगा, 9th में आपको 2.3 के जस्ट एक्सरसाइज के जस्ट नीचे ही शुरू हो जाएंगे। अगला 98 गाइड दिया है, तो इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक ना, तो इसमें जनरली सॉल्व क्या करना था, 4x = 40 करके 4 से इसको डिवाइड करना था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती 10। बस ये सॉल्व। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन, यहाँ 6x है और यहाँ 3.6 दिया है, बताइए x की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, अगला, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया था, मुझे बताना भूल गया था। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ये भी, इसको आयलर सूत्र बोलते हैं। ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इस एक लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। बोला डिवाइड करिए। मैं मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, बट इसमें क्वेश्चन डिवाइड के ही आए हैं। 3/x² में डिवाइड आपको x का करना था, इस x ने इस x को डिवाइड किया, तो 2 थे तो 1 बचा, तो इसका करेक्ट आंसर 3/2x आना था। बहुत सरल सरल क्वेश्चन दिया था, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन में देता हूँ, 4/5 x³ में आपको x डिवाइड करना है, तो करेक्ट आंसर क्या आ सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।